हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया आर्टिकल लेकर आए हैं जो कि हमें इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया है। रिविजिटिंग चोला ग्रैंडेड विद आई वाइड ओपन। इंडियन एक्सप्रेस में ये हमें देखने को मिल रहा है और इंडियन एक्सप्रेस की आज डेट है 3 अगस्त में इसे एक्सप्लेन किया गया है एज अ एडिटोरियल। तो चलिए आज इस पर डिस्कस करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि मोदी जी के द्वारा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा विजिट किया गया है गंगई कोंड चोलपुरम के अंदर। तो गंगई कोंड चोलपुरम है वो किस लिए जाना जाता है, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, या उसकी हमें क्या क्या खासियत देखने को मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि जो गंगई कोंड चोलपुरम है वो जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहेंगे कि यहाँ पर इसकी जो स्थापना थी वो कौन से किंग भाई, मैम चोला। इसको समझते चलिएगा, याद रहेगा आपको। चोला की पहली चीज़ तो ये कैपिटल थी गंगई कोंड चोलपुरम, ठीक है। और इसकी जो स्थापना थी वो की गई थी किसके द्वारा भी, राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा। फर्स्ट के द्वारा, ठीक है। जो किसके बेटे थे भी, मैम वो बेटे थे हमारे राजेंद्र चोल प्रथम, जो बेटे थे राज राजा के थे। याद रखिएगा, गंगई चोलपुरम की स्थापना राज राजा चोल के पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा की गई थी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये चीज़ हमें अलग से मेंशन कर दी गई थी। अगर हम बात करें यहाँ पर कि रिसेंटली हमें जो चीज़ें देखने को मिली है, मंदिर, यहाँ पर जो टेम्पल्स थे वो मर्ज किए गए थे और यहाँ पर किस पर फोकस करते थे भी, सॉरी, हब माने जाते थे यहाँ पर, ठीक है, लैंड ग्रांट्स के, एम्पावर्स ऑफ द रिस्टोर्ड इरिगेशंस एंड द आर्टिसनल प्रोडक्शंस। यानी जो चोल मंदिर थे आर्थिक केंद्रों के रूप में यहाँ पर उभरते हुए हमें दिखाई दिए थे। और यहाँ पर इन्हें देवदान, इस चीज़ को याद रखिएगा, देवदान यानी भूमि को दान में दिया जाता था। और यहाँ पर हमें बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सिंचाई का काम देखने को मिल जाता था, यानी इरिगेशन का काम देखने को मिल जाता था। साथ के साथ यहाँ पर शिल्प का उत्पादन, यानी क्या आएगा, जो आर्टिसनल जो प्रोडक्शंस था वो बहुत बड़ी मात्रा में किया जा रहा था। रिमार्केबल यहाँ पर क्या है, चोला वर द रिकॉर्ड कीपिंग। इनके जो अभिलेख हमें देखने को मिले थे वो अभिलेख अपने आप में एक खासियत रखते हैं। मिनट ऑफ द जो इरिगेशंस हैं उनके हमें बहुत बड़े बड़े टैंक देखने को मिल गए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग पैडी यानी यहाँ पर चावल की जो खेती की जाती थी उसकी पैदावार का अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर यानी वाइडली डीप्स कोडिफाइड अगर हम लोग यहाँ पर कहेंगे तो हमें बड़ी मात्रा के अंदर देखने को मिले ब्रह्मदे यानी ब्रह्म के नाम पर जो दी जाने वाली भूमि थी, देवदान जो देवताओं के नाम पर दी जाती थी। और दूसरा आ जाएगा ड्यूटीज़ ऑफ द विलेज असेंबलीज, जो ग्राम को अपनी ड्यूटीज़ निभाने के लिए ज़मीनों को दान में दिया जाता था। उन सभी के बारे में हमें रिकॉर्ड्स के अंदर पता चल गया है। स्टेट अपॉइंट्स द, हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि स्टेट्स के द्वारा नादू वगई सीवर, जिसको लेखाकार भी कहा जाएगा, अकाउंटेंट। इन वर्ड्स को याद रखिएगा, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। नादू, इस वर्ड को थोड़ा सा लिख लीजिएगा। हिंदी में मैं आप लोग को लिखकर बता देती हूँ कि इसको किस तरह से लिखा जाएगा। नादू वगई, नादू वगई लेखाकार यानी अकाउंटेंट था, इसको याद रखिएगा। दूसरा हमें देखने को मिला है कंकणी नायक, निरीक्षक, कंकणी नायक यानी हम लोग कहेंगे ओवरसीज। Ensure the क्या आएगा, कम्युनल डिसीजन, एलिक द रॉयल रेवेन्यू इम्पेरेटिव, rigorous audits, reviewed revenue targets and the exemptions, wherein every remissions required centralized ratifications। यानी यहाँ पर जो नदू विगय सीवर था और कंकणी नायक था, ये सुनिश्चित करते थे कि जो हमारी जो चीज़ें ट्रेडिशनल रूप से चल रही हैं उनको सही रूप से चलता जाना चाहिए। और साथ में हमारी जो रिलीजियस यानी जो हमारी पारंपरिक सांप्रदायिक निर्णय हैं उनकी अनिवार्यता को बनाए रखना है। दूसरी तरफ इनके द्वारा कहा है वेर इन एवरी रेमिशंस रिक्वायर द सेंट्रलाइज, और हर एक जो छूट होगी उसको केंद्रीकृत रूप से अनुसमर्थन की आवश्यकता यहाँ पर इनके द्वारा कही गई थी। फिर आएगा यहाँ पर हमें बहुत सारी, क्या आएगा भी, मच यूरोपियंस हैज रिवॉल्व अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द
चीओला इलेक्ट्रॉनिक्स बाय द क्यू डा वोल आई, जिसको हम लॉटरी के रूप में जाने यानी लॉटरी कह सकते हैं इसको। यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा, क्या आएगा, क्यू डा वोल ए आई, ठीक है, लॉटरी सिस्टम। यानी हमें यहाँ पर स्थानीय समिति के बीच में कुदाबोल ए द्वारा चोलों का चुनाव की अवधारणा देखने को मिल गई थी। चुनाव की अवधारणा हमें यहाँ पर लॉटरी के माध्यम से देखने को मिलती थी। सीधी सीधी लाइन का आप लोग यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा ये चुनाव लोकतांत्रिक रूप से हमें एक डेमोक्रेटिक कहते हैं वेनीर हमें प्रदान कर देते हैं। फर्निश रिमेन द नैरोली विद इन द क्लेंस कोट्रेज, आयुक्तों के पास वीटो का अधिकार दिया गया था। यानी लोकतांत्रिक रूप से जितने भी लोग थे वो सब कुछ अपना वोट देते थे, बट अगर कहीं पर टाई हो जाता था तो जितने भी आयुक्त होते थे यानी स्टेट कमिश्नर होते थे, वो स्टेट कमिश्नर क्या करते थे, अपनी मर्जी से फिर अपना एक वोट देते थे, चाहे वो ए पार्टी को दे या फिर वो बी पार्टी को दे, ठीक है, टाई होने पर ही वो वोट देते थे। अब आएगा चोल व्यापारी। चोला व्यापारी जो होते थे, जो मर्चेंट होते थे, उनको किस नाम से पुकारा जाता था, ये नाम ज़रूर याद रखिएगा। यूपीएससी में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अय्या गोल और मणिग्राम, अय्या गोल और मणिग्राम। सबसे बड़ी मात्रा में अगर हम बात करेंगे तो ये हमें कहाँ देखने को मिल जाते थे, अगर हम इनकी बात करें तो ये हमें देखने को मिल जाते थे ट्रेड रेला, ठीक है, जो ट्रेड का जो हमें एक संबंध देखने को मिल गया था, जो एक व्यापार का मार्ग देखने को मिल गया था, वो देखने को मिलता साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, ठीक है। एंड हमें सुंग चीन के साथ, सुंग चाइना के साथ, इन दो के साथ हमें बड़ी मात्रा में व्यापार देखने को मिल गया था। उन संघों से प्राप्त जहाज़ों का हमें एक बड़ा बेड़ा भी देखने को मिला था, जो कि चोला वॉरियर, चोला की सबसे बड़ी अगर पावर मानी जाती है तो उनकी नेवी मानी जाती है, यानी नौसेना मानी जाती है। और अगर वे साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं व्यापार करने के लिए तो वो किसके माध्यम से, नेवी के माध्यम से जाते थे। रिवेन्यू वर रिप्लग द नेवल एक्सपेंशंस, यानी यहाँ पर जो नेवल का एक्सपेंशन था वो हमें बड़ी मात्रा में देखने को मिल गया था, ठीक है। और बंगाल से लेकर श्रीलंका मल्य द्वीप, यहाँ पर इन्होंने क्या रखा है, बंगाल टू श्रीलंका एंड द मल्य आर्किपिलागो, जो आर्किपिलागो का मतलब होता है द्वीप, बहुत सारे द्वीपों का एक समूह, ठीक है। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है जिनकी लगभग दूरी 2200 मील के करीब करीब हमें देखने को मिल जाती है, या इससे भी ज़्यादा इसकी दूरी थी। यहाँ पर हमें नौसैनिक व्यापार देखने को मिला, किनका, चोलास का। और व्यापारियों को कहा क्या जाता था, अय्या वोल एंड मणिग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये जानना ज़रूरी बन जाता है कि जो चोलों का वर्चस्व था ये इन्होंने फैला तो लिया था, न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी। इनसे इनको क्या फ़ायदा देखने को मिल रहा था। पहली चीज़ हम कहेंगे, हमें नैरेटिव्स ऑफ द चोला सुप्रीमेसी ऑफ द प्रॉफिट ड्राइवन द प्लंडर, हमें बड़ी मात्रा में जो ये देखने को मिली थी, इनका मुख्य उद्देश्य ही प्रॉफिट कमाना था। और ये सेना के माध्यम से, यानी लंकन क्रॉनिकल हमें जो यहाँ पर देखने को मिला था, इसके माध्यम से ये बड़ी मात्रा में अपने व्यापार फैलाते जा रहे थे और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें बाहर से लेकर आते थे। अगर हम बात करें 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच के आसपास में, तो इन्होंने काफ़ी सारे मोनास्टिक यानी बड़े बड़े मंदिर इन्होंने बता दिए, बहुत बड़े बड़े मठ इनके द्वारा बताए गए और इनको नष्ट कर दिया गया। कब किया गया था, 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में इनके द्वारा बताया गया। और इनको नष्ट करने के बाद इनके काफ़ी सारे आज के टाइम में हमें अवशेष देखने को मिल जाते हैं। उसी समय में अगर हम बात करें राजेंद्र की, जो कि कहाँ गए थे भाई, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के जो आक्रमणकार थे, ठीक है, जो वॉरियर्स थे, उन पर क्या कर दिया था, क्षेत्रीय विस्तार के नाम पर मंदिरों के खजाने का पोर्टल को उन्होंने निशाना बनाया था। यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि जो राजराज थे और राजेंद्र थे, इन दोनों के द्वारा लंका में यानी श्रीलंका में साउथ ईस्ट एशियन इनके द्वारा जो वहाँ पर व्यापार किया जा रहा था, वहाँ पर जो अधिकार करने के लिए इनके द्वारा जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी, उनमें इनका एक मुख्य उद्देश्य था वहाँ की वेल्थ को और वहाँ के जो टेम्पल्स का जो ट्रेजरी था उसको लूट कर लाने का। और इन्होंने जो अपने इसके माध्यम से न केवल अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन किया था, उसके अलावा इन्होंने अपने नेवल की जो यहाँ पर शक्ति थी उसको भी बढ़ावा दे दिया था। अब आएगा इनका जो प्रभुत्व हमें देखने को मिला था, ठीक है, हेगेमनी द mercantile collaborations previously the warships, the recruitings, the mariners and the amassing equipments with the democratic will,
इसका मेन मतलब क्या रहेगा भाई, यहाँ पर हमें नौसैनिक जो सेना थी, सैन्य प्रभुत्व को व्यापारिक सहयोग, युद्ध पोतों की आपूर्ति की जा रही थी, नाविकों की पूर्ति और लोकतांत्रिक इच्छा शक्ति के बिना घेरेबंदी के उपकरण इकट्ठे किए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इनके द्वारा कहा जाएगी धार्मिक शासन के आदर्श के ये विपरीत बिल्कुल माना जाता है, यानी धार्मिक जो आइडियाज़ थे, जो हमें क्या आएगा, रिटेगियस रूल्स थे, उनके बिल्कुल अपोजिट माना इसको जाता है। अगर हम 11वीं शताब्दी की बात करें तो 11वीं शताब्दी के अंदर चोला नेवीज जो थी वो नेवियों को फारस की खाड़ी, हिंद महासागर तक व्यापार करने के लिए भेजा गया था, यानी पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी एंड द इंडियन ओशन। यानी इससे पहले जो व्यापार कर रहे थे साउथ ईस्ट, कहाँ पर भी हम कहेंगे जो 9th और 10th इसमें कर रहे थे, ये कर रहे थे साउथ ईस्ट एशिया प्लस चाइना। वहीं दूसरी तरफ हम कहेंगे जो 11th सेंचुरी थी, इसके बाद इन्होंने किया है कहाँ पर भी, पर्शियन गल्फ प्लस साथ में हम लोग बात करेंगे न केवल पर्शियन गल्फ, अरेबियन शी, इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब इनके द्वारा व्यापार किया गया था तो तटीय भागों के रख रखाव पर भी इनके द्वारा फोकस किया गया था, यानी मार्गरेट यहाँ पर किया गया था टर्न टू द विक्टोरियन एंड द विक्टोरियंस टू टर्न द ग्रीक। विपरीत इन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो कोस्टल थे, ये मैंने ये लाइन पढ़ ली है, यहाँ पर क्या आएगा, डिस्टर्ब फॉर द अपकीम द कोस्टल नागा ग्राम्स। इनके द्वारा बड़ी मात्रा के अंदर तटीय भागों के रखरखाव पर काम किया गया था। चोल शास्त्रीय लोकतांत्रिकवादी हम लोग यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, नोट क्लासिकल डेमोक्रेटिक, यानी बेसिकली रूप से वो डेमोक्रेटिक रूप से काम नहीं कर रहे थे, केवल दिखावे के रूप में एक डेमोक्रेटिक संस्था देखने को मिली थी। अगर हम पब्लिकली रूप से बात करें, रियल रीज़न बिहाइंड इट रिटर्न टू पब्लिक डिकोर्स इज नॉट डेमोक्रेटिक, इसका मुख्य कारण हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर एक्चुअल में आपसी इनका वापसी का असली कारण लोकतंत्र नहीं बल्कि राजनीतिक आवेग थे। इनकी आपसी काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहती थी, ठीक है, जिसे मार्गरेट थैचर विक्टोरियन की ओर से यहाँ पर जोड़ दिया गया है, ठीक है। टर्न टू द विक्टोरियन एंड द विक्टोरियन टू टर्न टू ग्रीक, इनके द्वारा इसमें जोड़ दिया गया। इन्होंने कहा विक्टोरियों को यूनानियों की ओर मोड़ दिया गया था और यूनानियों को विक्टोरियन की ओर मोड़ा जा रहा था। आप लोगों ने यहाँ पर सुना होगा कि जो ब्रोंज है, ब्रोंज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है चोला टाइम पीरियड के अंदर, तो देर इज़ नो नीड टू शाय अवे फ्रॉम द मार्वेलिंग एट द फ्लूड ग्रेस ऑफ द ब्रोंज डांसिंग शिवा। तांडव जो आपने स्कल्पचर अगर देखा है, तांडव की जो मूर्ति है भगवान शिव की, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अभी रिसेंटली हम जो दिल्ली के अंदर महामंडपम, जो हमें रिसेंटली अभी मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, उस महामंडपम के सेंटर में जब G20 की मीटिंग हो रही थी तो उसी तांडव एक ब्रोंज की बहुत बड़ी मूर्ति को इनॉग्रेट किया गया था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। शिवा फ्रॉम द चोलास टाइम का हमें देखने को ये मिल जाती है। तांडव की मूर्ति कांस्य शिव की मूर्ति है जो कि हमें चोला टाइम पीरियड की देखने को मिल जाती है। जितने भी ग्रीक हमें देखने को मिले हैं, ब्रिटिश हमें देखने को मिले हैं, अमेरिकन हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, उनके साथ साथ भारतीयों को भी पूरा अधिकार दिया गया है, डिजर्व टू सेलिब्रेट देयर एंटीक हेरिटेज। जो उनकी अनोखी सभ्यता हमें देखने को मिल जाती है, वे उसको यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट एंड uncritical the historical marks to the warranty of the present day the ideologies with the conclaiming the past fabulous। मेन क्या है, आलोचनात्मक ऐतिहासिकता वर्तमान विचारकों को अहंकार को दर्शाती है और अतीत की कमजोरियों को यहाँ पर छुपाते हुए दिखाई दे रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि वन कैन नॉट हेल्प बट द रिमिनेट्स on the fact of the back in the 1940 Vedic scholars Justice T परामर्श शिवा अय्यर, इन्होंने कहा कि हम लोग बिना विचार किए नहीं कह सकते हैं। वैदिक इरा के एक न्यायमूर्ति थे टी परम शिव अय्यर, 1940 के अंदर इनके द्वारा बताया गया था
10वीं 11वीं जो सेंचुरी हमें देखने को मिल जाती है, उस समय के अंदर राज प्रथम के द्वारा, राज फर्स्ट के द्वारा और राजेंद्र प्रथम के द्वारा, यानी दोनों ही बाप बेटे के द्वारा, इसके साथ साथ कुलोतुंग फर्स्ट के द्वारा भी यहाँ पर सपोर्ट किया गया था राम सेतु के साथ, यानी जो यह आएगा राम सेतु वाज द शिफ्टेड फ्रॉम द कोरकई हार्बर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हार्बर कौन सा था, इस चीज़ का नाम याद रखिएगा, कोरकाई हार्बर, कोरकाई हार्बर मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड 10th और 11th सेंचुरी के अंतर्गत राजेंद्र प्रथम एंड कुलोतुंग फर्स्ट के द्वारा यहाँ पर कोरकई हार्बर को शिफ्ट कर दिया गया था राम सेतु की ओर। याद रखेंगे, एडम ब्रिज पर इसको क्या कर दिया गया था, अभी शिफ्ट कर दिया गया था। रामेश्वरम मंदिर के अभिषेक में दक्षिण भारत में वैष्णव और शैव समन्वय की एक परंपरा को जन्म दे दिया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। जो रामेश्वरम हमें देखने को मिल जाता है, रामेश्वरम टेम्पल, जिनको हम कहेंगे शंकराचार्य जी के द्वारा जो 4 हमें धार्मिक स्थल देखने को मिले, 4 धाम जो देखने को मिल जाते हैं, उन 4 धाम में से एक रामेश्वरम भी है, जो कि हमें एडम ब्रिज के पास में देखने को मिल जाता है। इसी एडम ब्रिज के द्वारा हमें क्या देखने को मिला था, जो ट्रेडिशनल हमें वैष्णव है एंड शिवा है, इन दोनों की इकट्ठी समन्वय परंपरा देखने को मिली थी। और राजनीतिक पंडितों को यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, क्योंकि अभी रिसेंटली जो 21st सेंचुरी हमें देखने को मिल रही है, इसमें हमें इतिहास, वर्तमान का इतिहास भी देखना पड़ेगा और साथ के साथ जो पुराना इतिहास है उसको भी जोड़कर हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है इस जो एडिटोरियल को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर इसमें से आपको कुछ भी लगता है कि मैम और बेटर किया जा सकता है, वैसे तो मैं कंटिन्यू कोशिश करूँगी और बेटर करने की। अगर आप लोग भी मुझे आइडियाज़ देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर एडवाइस कीजिएगा कि मैम यहाँ पर हम लोग और ज़्यादा बेटर कर सकते थे, या हमें यानी जो पेन का कलर है वो ये यूज़ नहीं करना चाहिए था। मैम थोड़ा इंग्लिश में समझाइए या हिंदी में समझाइए, या मैम आप जो समझा रहे हैं उसका जो वे है थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। XYZ जो भी आपको यहाँ पर सुधार लगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।